हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भाषा तथा उसकी बोलियां पढ़ाई थी, उपभाषाएं और बोलियां पढ़ाई थी, तो वो मैंने कंप्लीट आप लोगों का कर दिया था। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वर्णमाला। वर्णमाला में देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वर्णमाला जिस प्रकार से माला में कई फूलों को गूंथ कर एक माला बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार वर्णों को, अक्षरों को क्रम से व्यवस्थित करके जब हम उसको समूह में रख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, और उसी ध्वनि का नाम अक्षर भी है। उसी अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। अब ये क्या है, वर्णमाला है, क्योंकि क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है, घ के बाद ङ आता है। ये नहीं कि पहले हम ख लिख दें, फिर क लिख दें, फिर घ लिख दें, ग लिख दें, ङ लिख दें, ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। ठीक, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि कहलाती है। इसी ध्वनि को वर्ण भी कहा जाता है। इसी ध्वनि को वर्ण भी कहा जाता है। जिसका सार्थक खंड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसका सार्थक खंड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है कि जिसके टुकड़े ना किए, सार्थक का मतलब वह होता है कि जिसका कोई अर्थ हो। तो सार्थक खंड का मतलब जिसको हम टुकड़े में न बांट सकें, उसका खंड न हो, उसे खंडित न किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यह वर्ण जो है भाषा की मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण की ही आवश्यकता होती है। ठीक, ये इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण या अवतरण चिन्ह देखिए, इसको मत समझिएगा आप लोग। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे ये क हो गया,
अब आप ये देख रहे हैं कि यह क जो है इसमें आपका क्या मिला है, अ मिला है। अ को हम मध्य स्वर भी कहते हैं, अभी आगे चलकर पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये हो गया क प्लस अ। अब इसको दो सार्थक भागों में हमने बांट दिया, दो खंड में बांट दिया। तो जो हलंत वाला क है इसमें से अ नहीं, इसमें से अ बाहर आ गया है, अ है ही नहीं इसमें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। पूछा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया था 2, दूसरा दिया था 5, तीसरा और कोई था, चौथा और कोई था। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना कि वर्णमाला क्या, ये तो एकदम जान लीजिए कि सिंपल किस हिंदी भाषा की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसी को हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण के भेद में स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर। स्वर में आप देखेंगे कि वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों यानी व्यंजनों, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब क्या होता है, बोलना, जो हम मुख से बोलते हैं, उसमें अगर व्यंजनों की सहायता न लेनी पड़े तो उसी वर्ण का नाम हम क्या देते हैं, स्वर देते हैं। स्वर का मतलब होता है कि वह एकदम स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर का नाम क्या होता है, मात्रा। स्वर का दूसरा नाम मात्रा भी होता है। स्वर का दूसरा नाम मात्रा भी होता है। स्वरों को हम मात्रा से दर्शाते हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं, ना तो उसका कोई सिंबल है। ठीक, जैसे हमने बड़ा अ बनाया तो इसका मात्रा ये क्या हो गया, ये इसका सिंबल है, इसका ये मात्रा है। तो अब ये बड़ा अ है, लेकिन क की कोई मात्रा है, क का कोई चिन्ह है, नहीं। क अपने मूल रूप में दर्शाया जाता है, स्वर कोई भी हो उसकी कोई ना कोई मात्रा होती है। केवल छोटा अ जिसे मध्य स्वर कहते हैं उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर को हम मात्रा भी कहते हैं। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ दुविधा ये होती है कि स्वरों की संख्या हम 13 लगाएं या स्वरों की संख्या हम 11 लगाएं, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे अब आप ये देखेंगे कि पूछा था कि स्वरों की कुल संख्या
कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया था 11, दूसरा दिया था 13, तीसरा दिया था 10, चौथा दिया था 5, या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त सभी, जो भी कर लीजिए। ऑप्शन से मतलब आपको 11 और 13 से है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, और देवनागरी लिपि में 11 वर्ण मिलते हैं। कितने वर्ण मिलते हैं, 11। कौन कौन मिलते हैं, अ से लेकर औ तक, ये कितने स्वर हो गए, 11। लेकिन जब तक स्वरों का विभाजन नहीं हुआ होता है, अंग अह को भी स्वरों की श्रेणी में ही रखा जाता है। वो तो हम जब पढ़ लेते हैं कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, या इसके उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उसी का नाम हम स्वर देते हैं। लेकिन जब आप अंग कह रहे हैं तो अ प्लस न बराबर अंग, और अह कह रहे हैं तो अ प्लस ह बराबर अह। तो आप न देखिए, न भी एक व्यंजन है और ह भी एक व्यंजन है, इसलिए इन दोनों को स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ना तो व्यंजनों की श्रेणी में रखा जाता है। इन दोनों का नाम अयोगवाह रखा गया है। क्या रखा गया है, अयोगवाह। अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़, वाह लगाया गया, तो अयोग मतलब होता है जो न जोड़ा जाए। इसकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती है, इसका नाम अयोगवाह है। ठीक, तो स्वरों की कुल संख्या जब भी पूछे, ऑप्शन में 11 और 13 है, तो उत्तर का चयन हम क्या करेंगे, 13। अगर पूछ लिया कि देवनागरी लिपि में कितने स्वरों का वर्णन है या कितने स्वर हैं, तो उत्तर का चयन हम क्या करेंगे, 11 करेंगे। अब पूछ लिया कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तो देखिए छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो जब स्वरों की संख्या 11 है तो उसमें से छोटी आ की मात्रा कोई नहीं है, तो कितनी बची, 10। अब क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन क्या दिया है, उसमें से क्या क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से हम उसका चयन करते हैं। तो स्वरों की संख्या समझ में आई आप लोगों को। देखिए अब स्वरों को हम सामान्यतः 5 भागों में बांटते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यूपी टेट में यही पूछा था, यूपी टेट में यही पूछा था, ओम को, प्लुत स्वर को पूछा था। ठीक, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर यदि पूछे कि स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वह 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, आइए देखते हैं स्वरों का विभाजन। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाऊंगी ज़्यादा समय तक, मतलब बड़ी वीडियो का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, उसका मिनट। तो स्वरों का विभाजन पढ़ा के मैं ही एंड करती हूँ, ताकि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो। देखिए स्वर जो होता है उसको हम सामान्यतः 5 भागों में बांट देते हैं। पहला हो जाता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर नंबर 2 जीभ के प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 मुखाकृति यानी मुख धन आकृति,
दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें, मुखाकृति हो गया, मुखाकृति के आधार पर। नंबर 4 हो गया ओष्ठाकृति के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर, के आधार पर। नंबर 5 होता है नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर। ठीक, इतने आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं। अब इस पांचों के लिए अलग अलग से स्वर नहीं आएंगे, वही जो होता है 11 स्वर वही मात्रा या उच्चारण के आधार पर आएगा, वही जो है जीभ या प्रयोग के आधार पर आएगा, उसी को हम मुखाकृति के आधार पर उसी का विभाजन करेंगे, उसी का विभाजन हम ओष्ठाकृति के आधार पर करेंगे, उसी का विभाजन हम नाक व मुँह से वायु निकलने के आधार पर करेंगे। ठीक, आज तक पूछा कौन गया है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। कभी कभी अनुनासिक से शब्द पूछ लेता है, जैसे यूपी टेट में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन बहुत बता रहा हूँ कि यहाँ पूछा गया वहाँ पूछा गया, ये आप लोगों के हित में ही मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है या शुद्ध नहीं है, बात एक ही हुई। दिया था उसमें आँख, अंक, चाँद, अंगना, ये दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा वो शुद्ध है, ऐसे पूछा था, सॉरी। आँख ऐसे दिया था, अंक ऐसे दिया था, चाँद ऐसे दिया था, अंगना इस प्रकार से दिया था। ठीक, तो अब ये देखिए ये 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन का नंबर भी मैं दे देती हूँ 3, 4, ये 4 ऑप्शन हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप अनुनासिक, निरानुनासिक, अयोग व पूरा स्वर पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस शब्द में अनुनासिक होगा, किस शब्द में निरानुनासिक वर्ण होगा, कैसे हम उसको लिखेंगे। आज तक आप लोग यही जानते होंगे कि आंगना जो चंद्रबिंदु लगा के होता, जिसे आंगन कहा जाता है, अजीर प्रांगण आंगन की पर्यायवाची है। तो घर के बीच का जो खाली स्थान होता है, किनारे किनारे रूम बने हैं, कच्चे घर में बहुत होता था, किनारे किनारे रूम बने हैं, बीच में जो खाली स्थान होता है उसी का नाम आंगन होता है। तो आंगना का मतलब होता है स्त्री। तो सबको तो ये समझ में आया होगा, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि सही भी किए थे। तो आंगना जो है ये अनुस्वार लगा कर रहेगा, इसका अर्थ होता है स्त्री। जब हम चंद्रबिंदु लगाएंगे तो इसका मतलब आंगन होगा, अजीर प्रांगण होगा। चाँद को हम चंद्रबिंदु लगा कर लिखेंगे, अंक मतलब नंबर होता है, संख्या होती है, तो इसको ये अनुस्वार होगा, इसमें आँख पर चंद्रबिंदु होता है। ठीक, तो सही कौन सा था, चौथा ऑप्शन अंगना। तो आप लोगों को ये सब मैं पढ़ा रही हूँ कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। जैसे देखिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। या इसके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, या 3 भागों में बांटे जाते हैं, जो कह लीजिए। इसके 3 भेद होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी इसके 3 भेद होते हैं, और मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं, या इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, या इसके 2 भेद होते हैं। इसके आधार पर भी 2 भेद होते हैं। ठीक, जैसे मात्रा के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक,
जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। नंबर 1 होता है अग्र स्वर, नंबर 2 होता है मध्य स्वर, नंबर 3 होता है पश्च स्वर। ठीक। मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है संवृत्त स्वर, नंबर 2 होता है अर्ध संवृत्त स्वर, नंबर 3 होता है विवृत स्वर। सब मैं बताऊंगी कि किसे कहते हैं। नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। नंबर 1 होता है आवृत्तमुखी, देखिए जगह कम पड़ रही है। नंबर 2 होता है वृत्तमुखी। इसके आधार पर भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अनुनासिक स्वर, देखिए अनुनासिक स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है। और नंबर 2 निरानुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर, ये इसका विभाजन है। ठीक, तो मैं अब इतना ही समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, अग्रस्वर किसे कहते हैं, संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताऊँगी और कौन कौन से स्वर आते हैं ये मैं बताऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल करिएगा, पढ़ते रहिए। जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से भेजिएगा मुझे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, प्लीज़।